तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में टियानवु कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है कि टियानवु कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, और अगर तुम्हारे पास पावर्स नहीं है और तुम एक कचरे समझे जाते हो और हमेशा तुम्हें बुली किया जाता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ज़ीलियन किंगडम का दिखाया जाता है, जहाँ पर यूलैंड सिटी होता है। यूलैंड सिटी के अंदर में फैंग हाउस का सीन दिखाते हैं। ठीक है, 4 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली जिसका नाम फैंग फैमिली है। तो फैंग फैमिली के आउटर डिसाइपल्स को दिखाते हैं कि वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो वो सभी डिसाइपल्स वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और मास्टर सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम सभी को यहाँ पर जी जान लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। अगर तुम जी जान लगाकर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो फिर तुम सभी लोग यहाँ पर कचरा कहलाए जाओगे। और सभी बच्चे भी वहाँ पर बड़ी मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और उनमें से एक बच्चा कहता है ये तो हम सभी लोगों के साथ जाती है, हम सभी लोग कल्टीवेट कर सकते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। जबकि हमारे पैट्रियार्च का बेटा फैंग लू जो है वो रूम के अंदर बैठा रहता है और साथ ही उसे सबसे बेस्ट मेडिसिनल पिल्स दी जाती है और जड़ी बूटियां दी जाती हैं। तो यहीं पर एक और लड़का होता है जिसका नाम फैंग ली होता है। तो फैंग ली हमारे फैंग लू के बाद यहाँ पर सेकंड मोस्ट पावरफुल लड़का होने वाला है। तो वो अपनी जनरेशन का सबसे बेस्ट डिसाइपल है। तो उस लड़के से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हालांकि इस वक्त मैं बाकी सभी लोगों से ज्यादा बेहतर हूँ, मेरी कल्टीवेशन लेवल जो है बाकी के सभी जनरेशन के डिसाइपल से ज्यादा आगे निकल चुकी है। इसके बावजूद मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट मेडिसिनल जड़ी बूटियां नहीं दी जाती, वो सभी की सभी पिल्स जो है वो उस कचरे को दे दी जाती है। वो कचरा जो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उसके ऊपर जितनी मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है वो सारी की सारी बिल्कुल वेस्ट हो रही है, वो जाया की जा रही है, क्योंकि वो लड़का इन सारी जड़ी बूटियों और मेडिसिन और पिल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद भी अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। वो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा और पैदा ही कचरा होने के लिए हुआ था। ठीक है, सभी लोग मुझसे कहते हैं कि ब्रदर फैंग ली तुम वाकई में बहुत ज्यादा महान हो, हमारी जनरेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी में से तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा बेहतर है और प्रैक्टिस करने के बाद तुम यहाँ पर जीनियस बनने के लायक और बहुत ही जल्दी तुम फैंग शुई कॉलेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी फैंग शुई एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो जो कि मार्शल आर्ट्स की एकेडमी है। तो टीचर उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में क्या गॉसिप किए जा रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग का कह रहा हूँ, तुम सभी लोग आपस में गप्पे लगा रहे हो, चलो जल्दी से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग हाउ बैठा होता है। तो सॉरी इसका नाम फैंग हाउ है, फैंग लू नहीं। तो फैंग हाउ वहाँ पर बैठा होता है। फैंग हाउ कहता है कि मेरा नाम फैंग हाउ है और तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन तो सुन ही लिया होगा। वो सभी लोग भाई जिसके बारे में बात कर रहे थे, जिस कचरे के बारे में, वो मैं ही हूँ। और मैं यहाँ पर वाकई में इतनी सारी मेडिसिनल जड़ी बूटियों के साथ आसपास से गिरा हुआ हूँ, यानी कि इस वक्त मैं जिस पानी के अंदर बैठा हूँ इसके अंदर भी बहुत सारी मेडिसिनल जड़ी बूटियां डाली गई हैं ताकि मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद मेरी बॉडी के अंदर जरा से भी निशान दिखाई नहीं देते कि मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ और मेरी बॉडी के अंदर की कहीं से जमा हुई है। मुझे लगता है कि जड़ी बूटियां मेरे पर वेस्ट की जा रही हैं और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जड़ी बूटियां मेरे पर वेस्ट की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी मेरी बॉडी के अंदर जाती तो है लेकिन आगे से पता नहीं कहाँ पर चली जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई बहुत ही बड़ा कुआं है जो कि सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर समेट लेता है, लेकिन उसके बाद वो एनर्जी कहीं पर भी नहीं जाती, यानी मुझे तो मिलती नहीं। तो यहीं पर उसका डॉक्टर भी आता है। डॉक्टर आने के बाद उस पानी को चेक करता है, उसके अंदर जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके अंदर से सारी की सारी एनर्जी निकल चुकी होती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि यहाँ पर जितनी भी जड़ी बूटियां डाली गई थी उन सभी का कलर खराब हो चुका है। इसका मतलब यह है कि तुमने इन सारी की सारी जड़ी बूटियों के मेडिसिनल इफेक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ भी बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। तो यंग मास्टर मुझे ये बताओ क्या इस बार तुम्हें कुछ फर्क पड़ा है? तो यंग मास्टर से कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जितनी भी एनर्जी मेरी बॉडी में जाती है वो वहीं पर जाकर डिसअपियर हो जाती है। मुझे नहीं पता कि आगे वो कहाँ पर जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को बस कर देना चाहिए। मेरे डैड को भी जाकर इस बारे में बता दो कि आज के बाद से मुझे कोई भी जड़ी बूटियां या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है। तुम लोग इन सारी जड़ी बूटियों को या फिर पिल्स को दूसरे स्टूडेंट्स को दे सकते हो। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम यहाँ के पैट्रियार्च के बेटे हो, पैट्रियार्च के बेटे होने के नाते वो चाहते हैं कि तुम यहाँ पर कल्टीवेट कर सको और आगे बढ़ सको, इसी वजह से वो तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं। तो वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए सब कुछ किया जाए। मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कचरा हूँ, इस दुनिया में मैं कचरा बनने के लिए पैदा हुआ था और मैं कचरा ही रहूंगा। मैं कभी भी अपने फादर के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर सकता। और इसी के साथ ही वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो प्रैक्टिस कर रहा था। वो कहता है कि चाहे मैं यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर सकता, की पावर को गैदर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं हमेशा प्रैक्टिस करता रहता हूँ ताकि मैं अपनी फिजिकल बॉडी को मजबूत बना सकूं। मैंने बाकी सभी के मुकाबले में यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस किया है। अगर वो लोग यहाँ पर किसी भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को 50 सेट्स पे परफॉर्म करते हैं तो मैं 100 सेट्स परफॉर्म करता हूँ, यानी कि 100 बार उसको परफॉर्म करता हूँ ताकि मैं अपने आप को परफेक्ट बना सकूं। तो बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, चाहे मैं कल्टीवेट नहीं कर पाऊँ, चाहे मैं की पावर को हासिल नहीं कर पाऊँ। इसी के साथ उसे पीछे से कुछ डरावनी सी आवाजें आती है। तो वो कहता है कौन है यहाँ पर? फिर साथ ही पीछे की तरफ घूमता और कहता है क्या मेरे पीछे कोई है? तो जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक डीमन दिखाई देता है और उस डीमन को देखने के बाद हमारा फैंग हाउ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एक जबरदस्त चीख मारता है, वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो फैंग हाउ जैसे वहाँ पर नीचे गिर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया होता है। वो मास्क हटाती है और उसे कहती है कि ब्रदर देखो तो जरा, तुम्हारी हालत तो देखो, तुम्हें पता भी नहीं चला कब मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे पहुंच आई और मैंने यहाँ पर तुम्हें डरा दिया और देखो जरा तुम कितनी बुरी तरह से डर गए हो। तो मुझे कहता है कि वैनजिन जो तुम हो, वैनजिन तुम्हें पता है ना कि इस तरह की हरकत से मैं डर जाता हूँ और तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया है। तो फैंग हाउ से कहता है कि जरा देखो तो सही कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। मुझे देखो कि मैं आज भी उसी जगह के ऊपर खड़ा हूँ जिस जगह के ऊपर 2 साल पहले खड़ा था, यानी कि आज भी कचरे का कचरा ही हूँ जैसा 2 साल पहले था। तो वो कहते हैं ब्रदर हाउ अपने ऊपर इस तरह की बातें मत किया करो, तुम्हें अपने पर भरोसा रखना चाहिए, तुम्हें अपने पर यकीन रखना चाहिए। उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, क्योंकि तुम्हें तो इस वक्त प्रैक्टिस करते होना चाहिए था, तुम्हारी प्रैक्टिस लैकिंग हो रही है, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, मेरे पास यहाँ पर आकर मुझसे गप्पे नहीं लगानी चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं इस वक्त प्रैक्टिस ही कर रही होती हूँ। लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर है जो मैं सबसे पहले तुम्हें देना चाहती थी, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें ये खबर देने के लिए आई हूँ। तो फैंग हाउ कहता है कि बताओ क्या खबर है? तो वो कहती है क्या तुमने सुना है कि फेंग शुई कॉलेज से मास्टर डीजिंग यहाँ
पर आई हुई है। मास्टर डीजिंग पर्सनली यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने साथ लेकर अपने स्कूल में जाएंगी ताकि मुझे अपना स्टूडेंट बना सके। हमारा फेंगा उसे कहता है कि तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो वो उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक अच्छी खबर है। मैंने मास्टर डीजिंग से तुम्हारे बारे में बात की और उनसे कहा है कि वो तुम्हारा इंटरव्यू ले। अगर तुमने इंटरव्यू को पास कर लिया तो मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ फैक्ट्री कॉलेज में जा सकते हैं। फेंगा उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, मैं कल्टीवेशन में सिर्फ और सिर्फ एक कचरा हूँ, मेरे पास कल्टीवेशन की पावर ही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर इंटरव्यू को कैसे पास कर पाऊंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं फैक्ट्री कॉलेज में जा सकता हूँ? मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम जा सकते हो और इसी के साथ जो पीछे से आवाज आती है मास्टर डीजिंग वहाँ पर आ जाती है और कहती है फैक्ट्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही जा सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है तो फिर तुम वहाँ पर जरूर जा सकते हो और वहाँ पर तुम्हें एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो फिर इस बारे में सोचना मत, तुम्हें तो वहाँ पर दरवाजे के ऊपर भी नहीं बिठाया जाएगा, जहाँ तक कि तुम्हें एक नौकर भी बनने नहीं दिया जाएगा। मास्टर डीजिंग यहाँ पर हमारे फैंग हाओ की इंसल्ट कर देती है। वो अपनी स्टूडेंट से कहती है यानी कि फैंसिन से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर मुझे इस दुनिया के सबसे बड़े कचरे का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर लाना चाहती हो और ये तुम्हारा दोस्त है तो फिर मैं तुम्हें पहले मना कर देती क्योंकि तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है। ये कचरा कभी भी फैक्ट्री कॉलेज को ज्वाइन करने के लायक नहीं है और ना ही कभी लायक होगा। तो फैंसिन उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मास्टर डीजिंग मुझे लगता है कि आपको इसको समझने में गलती हो रही है, ये सिर्फ टेम्परेरी बीमार है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये दोबारा से कल्टीवेट करना शुरू कर देगा और इसके टैलेंट की वजह से ये बहुत ही महान मास्टर बन जाएगा। तो फैंग हाओ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि फैंसिन प्लीज रुक जाओ, तुम्हें इनसे और ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फैक्ट्री स्कूल को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं अपनी स्ट्रेंथ से वहाँ पर जाऊंगा, ना कि किसी की सिफारिश से वहाँ पर जाने वाला हूँ। इस दुनिया के कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत ही महान मास्टर्स है, हालांकि उनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा एवरेज होती है और उन्हें लगता है कि वो मुझे कचरा समझ सकते हैं, हालांकि वो खुद कचरा होते हैं और वो इस लायक नहीं है कि वो मेरे टीचर बन सके और इस लायक नहीं है कि वो मेरा इंटरव्यू ले सके। ऐसे ही फैंग हाओ वहाँ पर उसकी इंसल्ट करता है तो डीजिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर मेरी इंसल्ट की? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं फैक्ट्री कॉलेज की एक एल्डर हूँ, तुम यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इससे ज्यादा महान हो कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले सकती? और इसी के साथ ही वो अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए हमारे फैंग हाओ के ऊपर अटैक करती है। जब वो फैंग हाओ के ऊपर अटैक करती है तो हमारा फैंग हाओ अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक करता है, साथ ही वो सोच रहा था जो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रही है, प्रेशर के साथ मुझे मारना चाहती है, क्या वाकई में मुझे मार डालेगी? इसके साथ ही हमारा फैंग हाओ उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक किया होता है। जब वो उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर रहा था इसी के साथ ही हमारे फैंग हाओ की बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम है कि वो किसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। तो मास्टर डीजिंग को यहाँ पर एक झटका लगता है, वो कहती है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर लिया? और यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मेरी की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। लड़का इतनी तेजी के साथ मेरी की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक खड़ी रही तो मैं सारी की सारी एनर्जी को सक कर लेगा और मैं यहाँ से हट भी नहीं पा रही। मास्टर डीजिंग उसे कहती है कि तुम कमीने कहीं के रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पर इसको नहीं रोकोगे तो तुम बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लोगे और उसके बाद ओवरलोड की वजह से तुम मर जाओगे। हमारा डीजिंग जो होता है वहाँ पर और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा था, हालांकि उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। तो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की? वो वहाँ पर बेहोश हो चुका होता है लेकिन अभी भी वो अनकॉन्शियस स्टेट में भी बात कर सकता है, वो उससे यहाँ पर बात कर रहा होता है। तो मिस डीजिंग कहती है कि ये लड़का यहाँ पर बेहोश हो चुका है लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर अभी मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, मेरे पास अच्छा मौका है, मुझे इसे दूर हटाना होगा। और इसी के साथ ही मास्टर डीजिंग जो तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूँ आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पेक। तो गाइस अगर आपको सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन को। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फैंग हाओ जो होता है वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद जब वहाँ से फैंसिन भी चली जाती है और उसके मास्टर से वहाँ से लेकर चली जाती है तो इसी के साथ ही हमारे फैंग हाओ की बॉडी के अंदर उसकी इनकॉन्शियसनेस के अंदर दिखाते हैं कि वो बेहोश होने के बाद कहता है कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा हैवी क्यों है और मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है, मर चुका हूँ, लगता है कि मरने के बाद अब मेरा हिसाब होने वाला है। तो इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर उसके चक्रा पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो फैंग हाओ कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ जा रहा है, मैंने अभी भी किसी चीज को एब्जॉर्ब किया है जिसकी वजह से मेरी बॉडी अब मुझे लगता है कि फटने वाली है। तो उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी जो होती है वो वाकई में काफी सारी की पावर होती है और उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ होता है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। फैंग हाओ कहता है कि ये क्या चीज है और मेरी बॉडी के अंदर से क्या निकल रहा है। तो उसे वहाँ पर सामने सोल फॉर्म में कोई चीज दिखाई देती है, सारी की सारी एनर्जी फॉर्म में होती है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर वो जो ब्लैक होल होता है वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है। तो वो सारी एनर्जी जब उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है तो हमारा फैंग हाओ वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ पर बस की वजह से फटने वाला है, लेकिन एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ पर एनर्जी के एब्जॉर्ब होने के बाद अब उसके सामने कोई फिगर अपीयर होता है और उससे बात करता है। वो उसे कहता है कि हजारों सालों तक यहाँ पर इसके अंदर ट्रैप रहने के बाद अब फाइनली किसी ने मुझे यहाँ पर अवेकन किया है, शुक्र है कि आज यहाँ पर किसी ने मुझे अवेकन कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़के, तुमने यहाँ पर मुझे इतनी सारी की पावर एब्जॉर्ब करवाई ताकि मैं एक्टिवेट हो सकूं। हमारा फैंग हाओ उसे कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हो, क्या सारा टाइम तुम मेरी बॉडी के अंदर थे, यानी कि मेरे पैदा होने से लेकर अभी तक वो सारी की सारी की पावर जो एब्जॉर्ब हो जाती थी और कहीं पर चली जाती थी, क्या तुम उस की पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे? तो कहता है कि हाँ यहाँ पर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर था लेकिन मैं उस सारी की सारी की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, तुम्हारे लिए एब्जॉर्ब कर रहा था, ना सिर्फ अपने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से अभी तक जिंदा और सर्वाइव कर पा रहे हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बड़ी आनंद की बात है कि तुम मुझे सर्व कर सको, तुम्हारे लिए ये बहुत ही बड़ा चांस है, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तो क्या तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी को बदलवाने के लिए तैयार हो? तो फैंग हाओ कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि मैं अपनी जिंदगी को बदलवाने के लिए तैयार हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, तुम्हारी वजह से इन सभी लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें की, तुम्हारी वजह से सभी लोग मुझे कचरा समझते हैं, तुम्हारी वजह से मैं कल्टीवेट नहीं कर पाता, मैं अपनी बॉडी में की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद स्टोर नहीं कर पाता, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो हमारा
फेंग हाउ जो होता है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। वो उसे यहाँ पर गालियां दे रहा होता है, कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, लोग मुझे कचरा समझते हैं तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मेरी बॉडी से दफा हो जाओ। तब यहाँ पर वो चिल्लाकर कहता है कि मेरी बॉडी से दफा हो जाओ। इसी के साथ ही वो उठकर बैठ जाता है, लेकिन वो अपने बिस्तर के ऊपर, वो कहता है ये क्या, ये तो मेरा रूम है और मैं यहाँ पर कहाँ पर आ गया, क्या ये कोई सपना था। इसके साथ उसकी मॉम साइड के ऊपर से आती है, उसके लिए सूप लेकर आती है और कहती है कि हावर्ड क्या हुआ, क्या तुमने यहाँ पर कोई बुरा सपना देखा है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि हार्ड प्रैक्टिस ना किया करो, तुम फिर भी जाकर बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। हमारा फेंग हाउ कहता है कि ये क्या माँ ऐसा क्यों कह रही है कि मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए बेहोश हो गया था, लगता है कि मास्टर डीजिंग ने यहाँ पर इनको सारी बात नहीं बताई कि उसने मेरे साथ क्या किया है। तो हमारा फेंग हाउ कहता है कि मुझे बताओ कि मैं वापस अपने रूम में कैसे आया। तो वो कहती है कि मास्टर डीजिंग तुम्हें उठाकर यहाँ पर छोड़कर गई थी, वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है, मुझे लगता है कि यहाँ पर से उठने के बाद, यानी बिस्तर से उठकर ठीक होने के बाद तुम्हें जाकर उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो फेंग हाउ ये सोच रहा था कि उस कमीनी ने पहले मेरे पर अटैक किया, मेरी जान लेने की कोशिश की और उसके बाद वो कमीनी उठाकर मुझे यहाँ पर घर तक छोड़कर गई। उस औरत को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो मैं ऐसे माफी नहीं मांगूंगा। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं ना तो उसके सामने झुकूंगा ना ही उससे माफी मांगूंगा। इसके साथ उसके फादर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फादर उसे कहते हैं कि बेटा मेरी बात को याद रखना, हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली की रवायत को बरकरार रखेंगे, तुम मेरे बेटे हो, पैट्रियार्च के बेटे हो, तुम्हें यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए कि जो भी हमारे साथ अच्छा काम करेगा हम लोग उसको थैंक यू जरूर बोलेंगे। वैन फैमिली की वैन जिन जो कि तुम्हारी दोस्त है, वो बहुत ही जल्दी जो कॉलेज की स्टूडेंट बनने वाली है और मास्टर जिंगी उसी को यहाँ पर लेने के लिए आई है और ये हमारी पूरी चारों फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है और हमें यहाँ पर इस इवेंट को खराब नहीं करना चाहिए। और फंक्शन उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को पता था कि उस औरत ने मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया और किस तरह की बातें की थी, तो आप लोग भी यहाँ पर ये नहीं कहते कि मुझे उसे जाकर थैंक यू बोलना चाहिए। तो फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा मेरी एक बात को याद रखना, हम लोग यहाँ पर सिर्फ अच्छा करने वालों को थैंक यू बोलने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें किसी के सामने अपना सर झुकाना है। मेरी बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकने देना, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा करता है तो तुम्हें उसको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। तुम्हारा फेंग हाउ कहता है ठीक है फादर, मैं इन बातों को याद रखूंगा और नेक्स्ट टाइम उसे थैंक यू बोल दूंगा। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट सीन में मेन कॉन्फ्रेंस हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकी की तीनों फैमिली के हेड मौजूद होते हैं और वहीं पर सेंटर वाली चेयर के ऊपर एल्डर डी बैठी होती है। तो वो सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि जरा देखो तो सही, हम चारों की फैमिलीज में से किसे पता था कि वैन फैमिली की वैन जिन जो है उसे फैक्ट्री कॉलेज के लिए चूज किया जाएगा। उनमें से कुछ लोग इस बात के लिए खुश होते हैं जो कि मास्टर वैन को वहाँ पर बधाई दे रहे होते हैं, कुछ लोग इस बात से खुश नहीं होते। मास्टर वैन वहाँ पर एक दूसरे एल्डर से कहते हैं कि तुम्हें भी यहाँ पर खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बेटा जो है, हमारा बेटा फैंग ली, वो कल्टीवेशन में काफी ज्यादा अच्छा और अपनी जनरेशन के डिसेबल्स में से काफी ज्यादा महान भी, और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि वो भी इस अकेडमी को ज्वाइन करने के लायक हो जाएगा। हो सकता है कि अगले साल उसे भी चूज कर लिया जाए। तो मास्टर डी भी उन लोगों से कहते हैं कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ को प्रेफरेंस देते हैं और जो यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ को शो करवाएगा हम लोग उसे अपने स्कूल में एडमिशन जरूर देंगे। और मुझे लगता है कि फैंग ली जो है वो बहुत ही जल्दी हमारे स्कूल में आने वाला है। इसके साथ ही फैंग फैमिली के एल्डर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनका बेटा फैंग हाउ भी उनके साथ ही होता है। तो जैसे वो लोग वहाँ पर आते हैं और आकर उनसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर माफी चाहते हैं कि लेट हो गए। तो साथ ही मास्टर वैन को वो लोग वहाँ पर बधाई भी देते हैं। वैन सिंह भी वहीं पर खड़ी होती है, उसे देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से भागती हुई फैंग हाउ की तरफ जाती है। जैसे वो भागती हुई उसकी तरफ जा रही होती है, उसके फादर उसे कहते हैं कि वैन सिंह तुम्हें यहाँ पर बिहेव करना होगा, अब तुम्हें इस तरह के लो लेवल के लोगों से दूर रहना होगा और स्पेशली इस तरह के कचरा लोगों से तो बहुत ज्यादा दूर रहना होगा। तुम ये चाहती हो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए, बहुत ही जल्दी तुम फैंक्शन कॉलेज के स्टूडेंट बन जाओगे। जब तुम फैंक्शन कॉलेज के स्टूडेंट बन जाओगे तुम्हारा रुतबा इससे बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, इस तरह के लो लेवल के लोगों से दूर रहा करो। तो वैन सिंह कहती है लेकिन फादर, फैंग हाउ ने मेरी जान बचाई थी और जान बचाने का मतलब यह है कि ये मेरा सेवियर है, ऐसा क्यों लगता है कि ये एक बुरा इंसान है, मैं इसके साथ ताल्लुक रखूंगी। तो फादर कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तुम इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती। और साथ ही वो मास्टर फैंग से कहते हैं कि मास्टर फैंग अपने बेटे को समझा दो कि दोबारा मेरी बेटी के करीब मत आए, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का दिमाग खराब कर रखा है और अगर दोबारा ये मेरी बेटी के करीब आया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला बीच में आ जाता है। तो कहानी सुनाने वाला कहता है कि जहाँ पर एक तरफ मास्टर वैन और मास्टर फैंग आपस में लफ्जों की तकरार कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारा फैंग हाउ और मास्टर डी आपस में एक दूसरे के ऊपर नजरों के तीर चला रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। स्पेशली मास्टर डी जो होती है वहाँ पर अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करती है। वो अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए सोल ब्लेड के साथ हमारे फैंग हाउ के घुटने के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उनको नहीं पता था कि फैंग हाउ ने अपनी बॉडी को प्रैक्टिस कर करके इतना मजबूत बनाया हुआ है कि उसका ये ब्लेड जो है उसकी टांग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिसकी वजह से फैंग हाउ जो है वो अपने घुटनों के बल नहीं गिरा, बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को वहाँ पर सहारा देकर खड़ा किया होता है और ये बात साबित कर दी कि वो किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि फैंग हाउ जिस तरह से उसे घूर कर देख रहा था, इसका मतलब यह है कि वो हार नहीं मानने वाला और यहाँ पर किसी से डरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके फादर फैंग चैन ने भी इस बात को नोटिस कर लिया। फैंग चैन यहाँ पर देखते हैं कि मास्टर डी ने उसके ऊपर अटैक किया है, तो वो कहते हैं मास्टर डी जिंग, मुझे लगता है कि आपको मेरे बेटे के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के दरमियान में क्या हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आपको कम से कम मेरे बेटे के ऊपर अटैक तो नहीं करना चाहिए था, वो बिना किसी रीजन के। तो जैसे वो यहाँ पर बात करते हैं इसी के साथ ही दो ब्लेड्स उसके घुटनों के ऊपर भी आकर लगते हैं, लेकिन मास्टर फैंग चैन खुद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से वो वहाँ पर अपने घुटने टेक देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। बाकी के सभी एल्डर्स ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर मास्टर डी जिंग को रोक नहीं सकता क्योंकि वो फैंग शुई कॉलेज के एक एल्डर है और सभी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वजह से वो सभी लोग बस वहाँ पर तमाशा देख रहे थे और वैसे भी फैंग फैमिली को कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। तो मास्टर डी जिंग कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे घूर कर देख रहे हो तो तुम अपने बेटे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन जैसा बाप वैसा बेटा, तो बाप भी यहाँ पर बिल्कुल कचरा ही निकला जैसा उसका बेटा है। फैंग चैन कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की ना कटने नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। तो मास्टर डी जिंग से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हमारे पर इस तरह अटैक करने के बजाय मेरे साथ 1-on-1 बैटल क्यों नहीं करती। तो मास्टर डी जिंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहते हैं कचरे कहीं कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग
अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा फेंग हाओ जो है वो अपने डैड को किस तरह आई विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 03 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर डीजिंग फेंग चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती है। जब वो उसकी तरफ उसके करीब पहुंच जाती है तो उसी के साथ ही उनकी डिसाइपल जो होती है वैन जिन चिल्लाकर कहती है कि मास्टर प्लीज यहीं पर रुक जाए, ऐसा मत करें। इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा तरस खाएं। तो वो जंप करते हुए जल्दी से मास्टर फेंग चेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि मास्टर फेंग चेन के ऊपर अटैक होने से अपनी बॉडी के साथ बचा सके। वो उसके सामने वहां पर पहुंच जाती है तो हमारा फेंग हाओ कहता है कि ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं यहाँ पर इन दोनों को मरने नहीं दे सकता क्योंकि ये वो दोनों लोग हैं जिनको मैं प्यार करता हूँ। तो हमारा फेंग हाओ वहाँ पर बिल्कुल रेडी होता है फाइट करने के लिए। वो अपनी बॉडी के साथ वहाँ पर अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जब वो अपनी बॉडी के साथ अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी बॉडी के अंदर से इस तरह का प्रेशर रिलीज हो रहा होता है कि मास्टर को भी समझ आ जाती है, यानी मास्टर डीजिंग को इस बात की समझ आ जाती है लड़का बिल्कुल एक मॉन्स्टर है और अगर इस लड़के ने जहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक कर लिया तो ये इसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा और सभी के सामने इसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो मास्टर डीजिंग वहीं पर से अपनी पावर्स को रिवोक कर लेती है और कहती है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस बार अपनी डिसाइपल वैन जिन के लिए इन लोगों को छोड़ देती हूँ। वैन जिन, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अपनी डिसाइपल की चूज किया है क्योंकि तुम्हारे पास स्पेशल फिजिक है जिसे आइस फिजिक कहते हैं। फिजिक की वजह से मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरी डिसाइपल बनना है। अगली बार इन लोगों ने अगर इस तरह का कुछ किया तो फिर मैं यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अगली बार मैं इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगी और ना ही यहाँ पर तुम्हारे पर कुछ तरस खाऊंगी। मास्टर वैन से कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी अभी बची है, नादान है, मैं उसे समझाऊंगा कि दोबारा कभी भी इस लड़के से ना मिले, प्लीज आप उसको यहाँ पर फैंक्सी कॉलेज से मत निकालिएगा, उसे अपनी डिसाइपल बना लें। क्योंकि सभी आइडल्स भी ये बात सुनने के बाद गॉसिप करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसी वजह से वैन जिन को चूज किया गया है एक डिसाइपल बनने के लिए क्योंकि उसके पास एक स्पेशल बॉडी है। हमने सुना है कि जिस बंदे के पास भी स्पेशल बॉडी होती है, चाहे उसके पास किसी भी तरह की स्पेशल बॉडी हो, उसकी किस्मत में महान बनना लिखा जा चुका होता है, यानी कि वो एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनकर ही रहता है। ये लड़की तो बहुत ज्यादा महान बनने वाली है। मास्टर वैन आपको बहुत ज्यादा बधाई हो कि आपकी वैन फैमिली बहुत ज्यादा तरक्की करने वाली है। वहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारा फेंग हाओ जो होता है वो उसे कहता है कमीनी औरत कहीं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ, यानी कि मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, लेकिन आज की इस डिस्ग्रेस को मैं बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। तुमने मेरे फादर को उनके घुटनों के बल झुका दिया, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे ठीक 3 साल के बाद देखना मैं तुम्हें यहाँ पर इसका डबल दूंगा, यानी कि मैं तुमसे इसका डबल हिसाब लेने वाला हूँ। मास्टर डीजिंग उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर मुझे इस लेवल तक पहुँचने में कितना अर्सा लगा? मुझे 6 साल का टाइम लगा ग्रेट मार्शल मास्टर लेवल तक पहुँचने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि जिसके पास कल्टीवेशन नहीं है, जो कि की पावर को एब्जॉर्ब करता है लेकिन उसको गैदर नहीं कर सकता, क्या तुम्हें लगता है कि 3 साल के बाद तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम मुझे हरा सकते हो? क्योंकि 3 साल के बाद तो मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। ये बहुत ही बड़ी हंसी की बात है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो। तुम्हारा फेंग हाओ फिर से उसे कहता है कि ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि यहाँ पर क्या हुआ है। अगर तुम अपने अटैक को रिवोक नहीं करती तो कमीनी औरत कहेगी तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला था, मैंने तुम्हें अभी तक मार दिया होता और तुम ये बात अच्छी तरह से समझती हो। बिल्कुल ऐसा ही था क्योंकि मास्टर डीजिंग ने इसी वजह से अपने अटैक को भी वापस लिया था। तो यहाँ पर ये मसला सॉल्व होने के बाद हमारे फेंग हाओ को दिखाते हैं कि बाहर जाकर घास के ऊपर लेटा होता है, बड़े आराम से वहाँ पर लेटा सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने वहाँ पर उसको चैलेंज तो कर दिया कि 3 साल के बाद मैं उसको हरा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर ये सब कुछ वैसे होने वाला है जैसे मैंने डिसाइड किया है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही मसला नहीं है बल्कि यहाँ पर हमारे पास एक और बड़ा मसला है कि मेरे फादर को आज की गद्दी के ऊपर से हटाने के बारे में बातें हो रही हैं। सभी लोग यहाँ पर हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, स्पेशली हमारी फेंग फैमिली के जो एल्डर्स हैं, यानी एंसेस्टर्स हैं, वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमने उनका नाम डबो दिया। सभी फैमिलीज के सामने हमने फेंग फैमिली की इंसल्ट करवा दी, इसी वजह से वो मेरे फादर को गद्दी के ऊपर से हटाना चाहते हैं। पर एंसेस्टर का सीन दिखाते हैं। एंसेस्टर से कहते हैं कि फेंग चेन फेंग हाओ तुम दोनों आज के बाद से हमारी फैमिली को और ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोगों की वजह से हमारी फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को अब यहाँ पर फैमिली पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इसके साथ ही वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि फेंग फैमिली के सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए। 3 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर दोबारा से वोटिंग करेंगे और फेंग फैमिली में से किसी दूसरे एल्डर को नया पैट्रियार्च बनाया जाएगा क्योंकि तुम और ज्यादा इस फेंग फैमिली की पैट्रियार्च की गद्दी के लायक बिल्कुल भी नहीं रहे। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तो वो कहते हैं ठीक है एल्डर, हमें आपकी बात समझ आ गई। और इसी के साथ हमारा फेंग और उसके फादर फेंग चैन दोनों शर्मिंदा होकर उस मेन हॉल से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ पर आहिस्ता आवाज से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जरा देखो तो सही, पहले बेटा यहाँ पर कचरा हुआ करता था, बाप भी कचरा बन गया, बाप को उसकी गद्दी के ऊपर से हटा दिया गया है, यानी कि वो पैट्रियार्च भी नहीं रहा। हमारा फेंग इस बात से और भी ज्यादा गुस्से हो रहा होता है और कहता है कि फादर प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह का कचरा नहीं होता तो मुझे लगता है कि हमारे हालात कुछ और होते। इसी के साथ उसका किया हुआ वादा वो उसको भी ज्यादा मजबूत करता और कहता है कि मैंने उससे कहा था, यानी मास्टर डीजिंग से कहा था कि 3 साल के बाद मैं बदला लूंगा, तो मैं इस बात का और ज्यादा वादा करता हूँ कि 3 साल के बाद मैं उस बिच को मारूंगा और उसके बाद अपनी फैमिली के ऊपर लगे हुए इस दाग को मिटा दूंगा और आपको दोबारा से पैट्रियार्च बनवा दूंगा। जबकि फादर उसे कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें यहाँ पे सारी की सारी बात का इल्जाम अपने पर लेने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, चाहे तुम्हारे पर कोई भरोसा करे या ना करे, तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि 3 साल के बाद तुम एक महान मास्टर बनकर दिखाओगे। फेंगा वहाँ पर घास के ऊपर लेटे लेटे सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये दुनिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ ताकत को मानती है, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो सभी लोग तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे, यानी कि फेंग शुई कॉलेज भी कुछ नहीं है, फेंग शुई कॉलेज के एल्डर्स भी मेरे सामने अपना सर झुकाएंगे। अगर यहाँ पर इज्जत चाहिए तो हमारे पास पावर होनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कैसे करूँ। एक बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा कि मुझे कल्टीवेट करना पड़ेगा, लेकिन वो मैं करूंगा कैसे। और इसी के साथ हमारे फेंग हाओ को वहाँ पर आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि ये तो बहुत आसान है, अगर तुम्हें लगता है कि स्ट्रॉन्ग की इज्जत है तो फिर स्ट्रॉन्ग बन जाओ। तो उठकर बैठ जाता है और कहता है कौन है यहाँ पर, कौन मुझसे बात कर रहा है, चलो जल्दी से सामने आ जाओ। तो वो बंदा उसे कहता है कि तुम्हें आसपास देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, जरा अपनी तरफ देखो। तुम्हारा फेंग हाओ कहता है लगता है कि ये वही मॉन्स्टर है जो मैंने अपने सपने में देखा था, जो मुझसे बात कर रहा था, लगता है ये मॉन्स्टर फिर से मुझसे बात कर रहा है। तुम्हारा फेंग हाओ उसे कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने
साल मेरी पावर्स को कंट्रोल किया था और डीशिंग को डराने में मेरी मदद की थी। इसकी बॉडी के अंदर जो मॉन्स्टर होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने बचपन से लेकर अभी तक मुझे बहुत सारी एनर्जी खिलाई है, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हारे एहसान के नीचे दबा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि इस वक्त मैं अपनी सोल फॉर्म को तुम्हारी बॉडी के अंदर से बाहर निकालकर तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना दूं? मानो फेंगाओ कहता है क्या तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो? पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि तुमने मेरी बॉडी के अंदर अब तक जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी अब्सॉर्ब कर ली। तुम्हारी वजह से मैं कल्टीवेटर नहीं बन पा रहा और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। बॉडी के अंदर जो होता है वो उसे कहता है कि तुमने जितनी मेडिसिन और जितनी भी पावर्स वहाँ पर अब्सॉर्ब की थी वो सारी की सारी मैंने नहीं खाई, बल्कि तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी वर्चुअल बॉडी ने खाई है, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्पेशल बॉडी है। इसे वर्चुअल मार्शल आर्ट्स फिजिक कहते हैं। ये एक स्पेशल बॉडी है जो कि किसी भी किस्म की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर जाती है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कितनी ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर जाओगे, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह। ठीक है, अगर मैं उस एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करता तो वो सारी एनर्जी तुम्हारी वर्चुअल बॉडी के अंदर चली जाती है। और यहाँ पर मुझे एक स्पेशल टेक्निक पता है जिसकी मदद से तुम अपनी वर्चुअल बॉडी के अंदर भी अपनी इस एनर्जी को गैदर कर सकते हो, यानी कि तुम भी कल्टीवेटर बन सकते हो। लेकिन तुम्हें उस टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए जिससे तुम अपनी वर्चुअल बॉडी के अंदर एनर्जी को गैदर कर सको। फेंगाओ को अब ये बात सुनने के बाद झटका लगता है कि उसे ये नई बात पता चली है कि उसके पास वर्चुअल फिजिक है। वर्चुअल फिजिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। हालांकि तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद जितना ज्यादा तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी टेक्निक उतनी ज्यादा डेडली बनती जाएगी और तुम एक डेंजरस इंसान बन जाओगे। तुम्हारा फेंगाओ से कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी नजर आती है तो फिर मैं यहाँ पर उस उम्मीद की किरण को जरूर पकड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने फादर की प्राइड हूँ। मुझे अपने फादर की खोई हुई इज्जत को वापस दिलाना है और 3 साल का अर्सा बहुत ज्यादा कम होता है। 3 साल में मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है कि मास्टर यांग दी जैसे लोगों को मैं सबक सिखा सकूं। मास्टर जो कि उसकी बॉडी के अंदर होता है वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही फैसला किया था कि तुम वो सही इंसान हो जिसको मैं सिखा सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी से बाहर निकलने वाला हूँ। जब मेरी इमेज यहाँ पर से रिलीज होगी तो प्लीज डरना मत। फेंगाओ कहता है क्या तुम मेरी बॉडी के अंदर से बाहर निकलने वाले हो? और इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। कहता है क्या तुम मेरी बॉडी को फाड़ कर बाहर निकलने वाले हो? तो उसे कहता है नहीं, मैं एनर्जी फॉर्म में तुम्हारी बॉडी से बाहर निकलूंगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, बस देखते जाओ। और इसी के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी शेप में बाहर निकलती है। जैसे वहाँ पर वो बाहर निकलती है तो इसी के साथ ही वो एनर्जी जो होती है वो एक छोटी लड़की की शेप ले लेती है और उसे कहती है चलो जल्दी से अपनी आंखें खोलो, डरना मत। फेंगाओ अपनी आंखें खोलता है तो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसके सामने एक छोटी सी लड़की होती है। तो वो उसे कहते हैं मेरा नाम लाओ लाओ है, लेकिन तुम मेरा नाम डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं पुकार सकते। आज के बाद से तुम मुझे मास्टर कहोगे, तुम मुझे सिर्फ मास्टर कह सकते हो या फिर मास्टर लाओ कह सकते हो। चलो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको और यहाँ पर मुझे वर्शिप करो एक मास्टर की तरह। हमारा फेंगाओ से देखने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था, फिर साथ ही चलाकर कहता है ये तो एक लोली है। तो जापानीज में लोली एक छोटी लड़की को कहते हैं, क्यूट छोटी लड़की को लोली कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा फेंगाओ इस छोटी लोली को अपना मास्टर मान लेगा। तो गाइस एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर के एपिसोड 04 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे फेंगाओ की बॉडी के अंदर से एनर्जी जो होती है वो एक शेप लेती है और शेप लेने के बाद वो एक लिटिल लोली बनने के बाद बाहर निकल आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, आज के बाद से तुम मुझे अपनी मास्टरी कहोगे। जबकि हमारा फेंगाओ से देखने के बाद चिल्लाकर कहता है कि ये क्या, ये तो एक लोली है। तो मास्टर लाओ उसका रिएक्शन देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है कि यहाँ पर उसे लिटिल लोली क्यों कह रहा है। तो इसी के साथ ही फेंगाओ कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रेशर के अंडर आ चुका हूँ, इसी वजह से मुझे जाकर रेस्ट करनी चाहिए। मुझे माफ करना, मुझे जाकर रेस्ट करनी है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। साथ ही वो साइड के ऊपर उसे वहाँ पर एक बुक दिखाई दे रही है, एक मार्शल आर्ट्स की बुक जो कि येलो कलर की होती है। तो उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक जान बुक है, यानी हाई ग्रेड की बुक है। हमारे यूलैंड कॉन्टिनेंट में इस वक्त सबसे हाईएस्ट ग्रेड की बुक जो है वो येलो कलर की बुक है। और येलो कलर की बुक के अंदर भी आगे 3 लेवल्स होते हैं, जिनमें से मीडियम, लो और हाई होते हैं। ये वाली जो बुक है ये तो हाई लेवल की बुक है। इसके साथ ही मास्टर लोली उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी बुक को ढूंढ रही हूँ, मेरी एक लो लेवल की टेक्निक यहीं पर गिर गई है, पता नहीं वो कहाँ पर चली गई है। मैं अपने पाँव के नीचे उसको रखा होता है ताकि उसे कुशन बनाकर यानी सराहना बनाकर उसको रख सकूं। हमारा फेंगाओ उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था कि ये यहाँ पर क्या बात कर रही है। और इसी के साथ ही मास्टर लोली जैसी साइड के ऊपर देख गया ताकि उसे वहाँ पर ढूंढ सके। इसी के साथ ही हमारा फेंगाओ जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता और कहता है ये बुक तो मुझे ही चाहिए, मैं इस बुक को चुरा लेता हूँ, इस बुक को यूज करूंगा क्योंकि इसके अंदर हाई ग्रेड की टेक्निक है। ऐसी वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर जंप करते हुए आगे बढ़ता है। तो मास्टर लोली से देख लेती है और कहती है हाँ मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस बुक को अपने पास वापस बुला लेती है। जबकि हमारा फेंगाओ ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो मास्टर लोली से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम थके हुए हो और तुम वापस जाना चाहते हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर बैठकर मिट्टी क्यों खा रहे हो? तुम्हें क्या पड़ी है मिट्टी खाने की? तो फेंगाओ उठता है और उसे कहता है कि लिटिल गर्ल मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास इस तरह की बुक कहाँ से आई है? तो एक हाई लेवल की जान बुक है, तुम्हारे पास ये बुक कहाँ से आई है? तो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये बुक बहुत ज्यादा प्रेशियस है? लेकिन इस तरह की बुक्स तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है। वो अपने पास से बुक्स निकालती है और कहती है कि मैं इस तरह की बुक्स को अक्सर अपने लिए चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, यानी इनको जलाकर मैं आग बनाती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं अपनी चाय पकाती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद हमारा फेंगाओ चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? ये एक हाई ग्रेड की बुक है और तुम इसके साथ यहाँ पे इसको जलाकर चाय बनाती हो। साथ ही वो यहाँ पर 3 तरह की बुक्स के बारे में बताने वाला है। तो वो कहता है कि यहाँ पर 3 तरह की बुक्स होती है। येलो कलर की जो बुक्स होती है उसके अंदर फोर्जिंग बॉडी टेक्निक्स लिखी होती है, यानी बॉडी टैम्परिंग
फोल्डिंग की टेक्निक्स होती हैं, और उसके बाद एक ब्लू कलर की बुक्स होती है। ब्लू कलर की बुक्स होती है जो कि वुशान यानी कि सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में होती हैं, और उसके बाद हमारे पास एक वायलेंट कलर की बुक्स होती है जिनके अंदर मार्शल टेक्निक्स लिखी होती है। मार्शल टेक्निक्स जो होती है ये स्पेशल होती हैं। तो हमारा फेंग अपने बारे में बताता है कि हमारी फेंग फैमिली वालों के पास भी यहाँ पर येलो कलर की बॉडी फोर्जिंग टेक्निक है, लेकिन वो जो टेक्निक की बुक है वो बहुत ज्यादा लो लेवल की है, जबकि इसके पास जो बुक है वो हाई ग्रेड की बुक है। अगर ये वाली येलो कलर की हाई ग्रेड की बुक मुझे मिल जाए तो फिर हमारी फेंग फैमिली जो है बाकी की सभी फैमिलीज के ऊपर रूल करेगी। तो मास्टर लोली अपने पास भी बहुत सारी बुक्स निकालती है और उसे कहती है कि तुमने क्या कहा कि ये सारी की सारी बुक्स बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन मुझे ये सारी बुक्स चाहिए, मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि मुझे चाय बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। और उनमें से कुछ बुक्स वहाँ पर नीचे की तरफ गिर भी रही होती है, जबकि हमारा फेंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है, कहता है प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना ले मास्टर, महान मास्टर, वाकई में दुनिया की महान मास्टर है, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर ले, मैं यहाँ पर आपको वर्शिप करने को तैयार हूँ और आज के बाद से मैं आपका अपनी मास्टर ही कहूंगा। तो क्या आप यहाँ पर मुझे बताएंगे कि आपका ओरिजिन क्या है, आप कहाँ से आई है? मास्टर लाओ मुझे बताएं कि आप कहाँ से आई है। तो वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे डिसाइपल मिल गया, और साथ ही वो एक बच्चे की तरह वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली मुझे डिसाइपल मिल गया है। और फेंगा सोच रहा है कि वाकई में मास्टर बनने के लायक भी है, क्योंकि मुझे तो ये हर एंगल से छोटी सी लोली ही दिखाई देती है। तो मास्टर लाओ से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा ओरिजिन क्या है, तुम्हें बस यहाँ पर ये जानने की जरूरत है कि तुम कब यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को मास्टर करोगे जिससे तुम अपनी वर्चुअल स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। तो वो टेक्निक को सीखना ही पड़ेगा, वरना उस टेक्निक के बिना तुम अपनी वर्चुअल बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। अगर तुमने इस टेक्निक को सीख लिया तो 3 साल का वो कम्प्लीमेंट जो तुमने किया था वो पूरा हो जाएगा। फेंगा कहता है कि मास्टर मुझे ये बताएं कि मैं स्पेशल टेक्निक जैनजुई को कैसे मास्टर करूंगा जिस टेक्निक के बारे में आप कह रही हैं। तो मुझे कहती है कि जैनजुई टेक्निक यानी वर्चुअल बॉडी को एक्टिवेट करने वाली जो टेक्निक है वो इतनी आसान नहीं है कि तुम इतनी आसानी से उसको सीख सको। उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ पर बेसिक टेक्निक्स को सीखना होगा, पहले तुम्हें अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करना होगा, साथ ही कुछ आम मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को सीखना होगा। तो फेंगा उनसे कहता है कि मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करूंगा, मैं बिल्कुल आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा, बस आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। तो नेक्स्ट में कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। तो मास्टर लाओ हमारे फेंग हाओ को एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक देती है जो कि बॉडी फोर्जिंग टेक्निक होती है, और वो एक हाई ग्रेड की टेक्निक होती है। और हमारा फेंग हाओ अपनी बैल्कनी में यानी कि जहाँ पर बाकी सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर सुबह सुबह के टाइम प्रैक्टिस कर रहा होता है। कहता है कि ये तो वाकई में एक हाई ग्रेड की टेक्निक है, हमारी फैमिली की टेक्निक वो लो लेवल की टेक्निक थी, उसको प्रैक्टिस करते हुए मुझे कभी भी इतनी मेहनत करते हुए महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी स्ट्रेंथन हो रही है। ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जबकि इसी के साथ ही फेंग फैमिली के कुछ और डिसाइपल्स भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर ये किस तरह से पोज बनाकर खड़ा है जैसे कि ये वाकई में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हो, और इससे देखो जरा ये इसे महसूस करवा रहा है कि इसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है प्रैक्टिस करने में, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक कचरा है। दूसरा लड़का कहता है क्योंकि बहुत ही जल्दी इसके फादर को पैट्रियार्ची गद्दी के ऊपर से हटा दिया जाएगा, इसी वजह से अब इसे समझ आ चुकी है कि इसे खुद ही प्रैक्टिस करना होगी, इसे मेडिसिन वगैरह नहीं मिलने वाली। इसी के साथ ही तीसरा लड़का उनसे कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, एक कचरे को प्रैक्टिस करते हुए देखने में कोई भी इंटरेस्टिंग बात नहीं है, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, और जैसे वो लोग पीछे की तरफ मुड़ते हैं उन्हें जबरदस्त नर्डी सर्च महसूस होता है, तो वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर क्या हुआ है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे किसी ने अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है। तो पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला और तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर क्या फेंगाओ ने ब्रेक थ्रू किया है? तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, और हमारे फेंगाओ ने वाकई वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। तो हमारा फेंगाओ जो होता है इस वक्त अब मास्टर डिसाइपल के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मास्टर लाओ ने जिस तरह मुझसे कहा था मैं उसी तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया। बाकी के सभी लोग वहाँ पर खड़े खड़े बातें कर रहे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, पिछले कई सालों से इस लड़के ने ब्रेक थ्रू नहीं किया, ये सिर्फ एक कचरा था और ये अपनी बॉडी के अंदर की पावर को भी इकट्ठा नहीं कर सकता था, फिर इसने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया, आज अचानक इसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। तो वहाँ पर इसी बारे में बात कर रहे थे, जबकि यहाँ पर उनके मास्टर को भी दिखाते हैं कि मास्टर भी हमारे फेंगाओ की तरफ भी देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अचानक इस लड़के ने ब्रेक थ्रू कैसे किया है, ये तो एक बहुत बड़ी सेंसेशनल न्यूज बन सकती है, मुझे जाकर हमारे ग्रेट एल्डर और बाकी के सभी एल्डर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा कि फेंगाओ ने अचानक यहाँ पर आज ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन जो है मेन हॉल का दिखाया जाता है। मेन हॉल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ग्रेट एल्डर और बाकी के सभी एल्डर्स खड़े होते हैं, जहाँ पर उनके फादर भी खड़े होते हैं, यानी फेंग चैन भी खड़े होते हैं। तो एल्डर वहाँ पर आने के बाद उन्हें सारी बात बताते हैं, तो वो सभी लोग के पास आने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि मुझे ये बताओ क्या तुमने ब्रेक थ्रू के अलावा इस लड़के में कुछ और भी महसूस किया है? तो मास्टर कहते हैं कि मैंने कुछ और महसूस किया है, वो लड़का यहाँ पर जिस मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा है वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक हमारी फैमिली की नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को कभी भी इस तरह की टेक्निक नहीं सिखाई, मुझे लगता है कि वो किसी और मास्टर से ये टेक्निक लेकर आया है। तो बस सुनने के बाद फेंग चैन को भी झटका लगता है, जबकि वो मास्टर उन्हें बताते हैं कि वो वाकई में हाई ग्रेड की टेक्निक महसूस होती है, क्योंकि इस तरह की टेक्निक मास्टर करते वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि वो हाई ग्रेड की टेक्निक है। तो ग्रेट एल्डर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तो वाकई में वो एक हाई ग्रेड की टेक्निक है तो फिर तो मुझे खुद वहाँ पर जाकर चेक करना होगा, चलो वहाँ पर चलते हैं और चल के देखते हैं कि वो लड़का कहाँ से टेक्निक को लेकर आया, क्योंकि हमारी फेंग फैमिली में अभी तक जितनी भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है वो सारी की सारी लो लेवल की येलो कलर की जान टेक्निक है, लड़के के पास हाई लेवल की टेक्निक कहाँ से आई? तो सभी एल्डर्स उसके साथ चल पड़ते हैं। ग्रेट एल्डर सभी एल्डर्स को अपने साथ लेकर वहाँ पर बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। हमारे फादर यहाँ पर ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा वाकई में हिडन एक्सपर्ट है, मुझे लगता है कि उसने किसी एक्सपर्ट से या फिर किसी मास्टर से मदद ली है, ये वाली स्पेशल टेक्निक को उससे लेकर आया होगा। हर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा फेंगा अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकल रहा होता है, और ये सभी लोग दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कब से इसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा इंटेंस होने लगी, हमारे पास जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं उनकी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते वक्त इतनी ज्यादा इंटेंस एनर्जी बॉडी के अंदर से नहीं निकलती। एल्डर कहते हैं कि जो बात तो वाकई में सच निकली कि इस लड़के ने जिस टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म किया है वो हाई ग्रेड की येलो कलर की टेक्निक है। ग्रेट एल्डर सोच रहे होते हैं कि अगर ये लड़का वाकई में इस टेक्निक को मास्टर कर जाता है तो हमारी फैमिली यहाँ की पहली फैमिली बन जाएगी जिसके पास येलो कलर की हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक आ जाएगी, और उसके बाद ये लड़का हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा आगे ले जा सकता है। ग्रेट एल्डर सभी लोगों से कहता है
है कि ये बात बाकी किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए ये बात। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा फेंग हाओ रात के वक्त बाहर जाकर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और साथ ही कहता है कि मास्टर कहाँ पर हो, मास्टर जल्दी से बाहर आ। तो उसकी मास्टर सॉरी होती है, लेकिन वो बाहर आती है और कहती है कि बेवकूफ डिसाइपल, तुम इतनी रात के वक्त अपनी मास्टर को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम मुझे आराम से सोने भी नहीं देते। फेंग हाओ से कहता है कि मास्टर तुमने जो मुझे जो स्किल दिया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैंने उस स्किल को अच्छे से मास्टर कर लिया जिसकी वजह से मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा स्लो है। जब मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था तो मेरी बॉडी डैमेज हुई और डैमेज रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो हो रही है। उसकी मास्टर से कहती है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी की रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो है। तुमने यहाँ पर एक हाई ग्रेड की टेक्निक तो मांग ली, लेकिन इसके साथ साथ तुमने अपनी बॉडी को बेहतर नहीं बनाया, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी यहाँ पर इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम्हारा फेंग हाओ कहता है तो मास्टर यहाँ पर क्लियरली बताओ ना कि मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। तो उसकी मास्टर से कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पर इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं होते बल्कि इसके अलावा कुछ एल्केमिस्ट भी होते हैं। क्या तुम एल्केमिस्ट के बारे में जानते हो? तुम्हारा फेंग हाओ कहता है मैं एल्केमिस्ट के बारे में जानता हूँ, हमारे सिटी में भी इसके बारे में काफी कुछ चर्चे हैं कि कुछ एल्केमिस्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको पिल्स बनाकर देते हैं जिससे आप लोग अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। फिर साथ ही हमारा फेंग हाओ यहाँ पर हमें बताता है कि एल्केमिस्ट क्या होते हैं। तो वो कहता है कि टियानो में दो तरह के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, दो तरह के मार्शल आर्टिस्ट, जिनमें एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट होता है जो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, साथ ही मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करता है, उसे मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं, जबकि दूसरे को एल्केमिस्ट कहते हैं। आगे एल्केमिस्ट की भी दो टाइप्स होती है, एक एल्केमिस्ट होता है और दूसरा जो होता है वो पॉइजनिस्ट होता है। तो पॉइजनिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जबकि एल्केमिस्ट जो होते हैं उनको बनाना मुश्किल होता है। एल्केमिस्ट को बनाने के लिए बहुत सारी पिल्स और बहुत सारी जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है। फैमिली जो होती है उनकी कोशिश होती है कि वो जड़ी बूटियों को यूज करते हुए अपनी फैमिली में से किसी एक मेंबर को एल्केमिस्ट बना दें ताकि उसके बाद वो उनके लिए पिल्स बना सके जिन पिल्स को यूज करते हुए अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक एल्केमिस्ट बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होनी चाहिए जिसे फार्माकोफिया कहा जाता है। अगर तुम्हारे पास फार्माकोफिया नहीं है तो फिर तुम एक एल्केमिस्ट कभी भी नहीं बन सकते और तुम अपनी मेडिसिन को कभी भी इस तरह से रिफाइन नहीं कर सकते जिस तरह से एक एल्केमिस्ट रिफाइन कर सकता है। जिन लोगों के पास एल्केमिस्ट होते हैं ये समझो कि वो उनकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फार्माकोफिया की मार्शल आर्ट की टेक्निक्स कोई दूसरी फैमिली को कभी नहीं देता। ये फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन उसी फैमिली में आगे दी जाती हैं। फार्माकोफिया को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, इसी वजह से यहाँ पर बाहर से कोई चाहे तो वो एक एल्केमिस्ट कभी नहीं बन सकता। दूसरी होती है पॉइजन मास्टर्स जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। पॉइजन मास्टर्स पॉइजन की आर्ट को मास्टर करते हैं, वो हर तरह के पॉइजन में महारत हासिल करते हैं, जहाँ तक कि पॉइजन उनके ऊपर काम नहीं करते, लेकिन अगर आपने गलती से भी उनके साथ पंगा ले लिया तो वो किसी न किसी पॉइजन के तरीके से आपको मार डालेंगे। तो यहाँ पर इस बात से सतर्क होना पड़ेगा कि कभी ना कभी आप यहाँ पर मरेंगे और किसी पॉइजन से ही मरेंगे। इसी वजह से बड़े बड़े महारथी और बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट भी इन पॉइजनिस्ट्री से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, क्योंकि ये पॉइजन मास्टर जो होते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस हैं। मास्टर से कहते हैं कि ये क्या तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि पॉइजन मास्टर्स और इसके साथ साथ एल्केमिस्ट दोनों बड़े महान मास्टर्स हुआ करते हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी गलत समय में आ गई हूँ, हमारे समय में तो ये दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे। साथ ही उसे कहती है अच्छा ठीक है अब जबकि तुम्हारे वक्त में मैं आई गई हूँ तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक देती हूँ, चलो इस स्पेशल टेक्निक को अपने पास रखो। स्पेशल फार्माकोफिया टेक्निक है जो तुम्हारे लिए है, लेकिन इस बात को याद रखना कि ये गार्ड लेवल की फार्माकोफिया है, यानी कि एक गार्ड लेवल की एल्केमिस्ट टेक्निक है जिसको तुम मास्टर करने के बाद गार्ड लेवल के एल्केमिस्ट बन सकते हो, लेकिन इसको मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। फेंग हाओ उसके पास वो स्क्रिप्चर ले लेता है, जब वो स्क्रिप्चर को ले लेता है तो उसके अंदर से जबरदस्त किस्म की एनर्जी निकल रही होती है। तो वो कहता है क्या वाकई में ये गार्ड लेवल की टेक्निक हो सकती है, और इसी के साथ जब उसको ओपन करता है, जैसे ही वो उसको ओपन करता है तो उसके अंदर से और भी जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये वाकई में एक असली फार्माकोफिया है, फार्माकोफिया जिसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ऊपर से गार्ड लेवल की फार्माकोफिया जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। मास्टर क्या तुम ये मुझे दे रही हो? लेकिन जैसे हमारा फेंग हाओ उसे घूर कर देखता है तो वो खाली पेज होता है, यानी उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। तो वो उसे कहता है कि मास्टर क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, ये तो खाली पेपर है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये गार्ड रैंक की कैसे हो सकती है? तो वो उसे कहती है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ पर फार्माकोफिया को इतनी आसानी से पढ़ सकता है? इसके ऊपर जो स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंसान पढ़ सकता है जिसके पास वर्चुअल रूल बॉडी हो। हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल बॉडी है, वर्चुअल बॉडी वाले लोग इसको पढ़ सकते हैं। फेंग हाओ कहता है लेकिन मास्टर फिर मैं इसको पढ़ क्यों नहीं पा रहा, मेरे पास तो वर्चुअल बॉडी है ना, वर्चुअल बॉडी फिजिक होने के बावजूद मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा, लगता है कि मेरी बॉडी एक्टिवेट नहीं हुई, इसी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो उसकी मास्टर से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस पिक्चर के सेंटर में अपना ब्लड डालना होगा, अपने ब्लड का एक ड्रॉप डालो और उसके बाद देखो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तो हमारा फेंग हाओ कहता है क्या वाकई मुझे ब्लड ड्रॉप डालना पड़ेगा? तो उसे कहती है हाँ तुम्हें ब्लड ड्रॉप डालना है। तो वो उस पेज को वहाँ पर नीचे रखता है और इसी के साथ अपनी उंगली के ऊपर बाइट करता है और अपना खून का एक कतरा जो होता है उस पेज के सेंटर में डालता है। जब वो खून का एक कतरा जो होता है पेज के सेंटर में गिरता है तो उसके अंदर से रोशनी निकलती है, और रोशनी निकलने के साथ ही हमारा फेंग हाओ अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है, कहता है कि ये क्या है, ये क्या, मैं तो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर चला, और वहाँ पर उसके आसपास बहुत सारी ऐसी पिल्स बनाने के फार्मूलाज होते हैं। वो फार्माकोफिया एक पूरे का पूरा सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारी पिल्स के फार्मूलाज लिखे होते हैं। तो मुझे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर सारी की सारी पिल की रेसिपीज को देख सकता हूँ। वो कहता है कि मास्टर जी तो बहुत अच्छा हो गया, यानी कि मेरे दिमाग के अंदर इंटेग्रेट हो चुकी है, मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर है, मैं जब चाहे यहाँ पर से पिल्स के फार्मूलाज को निकाल सकता हूँ और इस फार्माकोफिया को एक्टिवेट करके वहाँ पर से पिल्स और मेडिसिन बना सकता हूँ। मास्टर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है। जबकि उसकी मास्टर लाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर एक लो लेवल की टेक्निक को लेने के बाद इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, मुझे तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद है, तुम मेरे डिसाइपल हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर इससे भी हाई ग्रेड की टेक्निक के बारे में सोचना चाहिए। तो फेंग हाओ उसकी बातें सुनने के बाद साथ उसके ऊपर मक्खन लगाना शुरू कर देता है। उसे कहता है कि लिटिल मास्टर देखो ना, यहाँ पर मेरे पास जो जड़ी बूटियां वो सारी की सारी लो लेवल की होने वाली है, और इन सारी मैपिल्स को बनाने के लिए बहुत ही महंगी और खास जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास तो जड़ी बूटियां है नहीं, क्या तुम अपने पास से मुझे कुछ जड़ी बूटियां दे सकते हो ताकि मैं पिल बना सकूं? मास्टर से कहती है कि नहीं, वो सारी की
सारी एलिक्सर्स और जड़ी बूटियां जो है वो मेरे स्नैक्स के तौर पर, यानी कि मैं उनको खाती हूं और मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो फेंगाओ कहता है तो फिर इस गॉड लेवल के फार्माकोपिया का मुझे फायदा ही क्या है, जबकि मैं इसका फायदा नहीं उठा सकता, यानी कि इसके साथ पिल्स बनाकर अपने लिए यूज नहीं कर सकता। तो मास्टर लाओ से कहते हैं कि बेवकूफ कहीं कि तुम वाकई में एक बहुत ही स्टूपिड डिसाइपल हो। हालांकि ये फार्माकोपिया एक गॉड लेवल की टेक्निक है, लेकिन तुम इसके साथ जो पिल्स बनाने वाले हो वो मेरे लिए लो लेवल की है, लेकिन तुम्हारे लिए तो हाई लेवल की होने वाली है। जब तुम इसके साथ एक ज़ूडैन पिल बनाओगे जिसकी मदद से तुम्हारी बॉडी को रिकवर कर सकते हो, हालांकि वो भी एक लो लेवल की पिल होने वाली है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले ज़ूडैन पिल को ही बनाना चाहिए। तो फेंगाओ कहता है कि ज़ूडैन पिल, चलो मैं इसको देख कर आता हूं। और इसी के साथ वो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर जाता है और जाकर सर्च करता है फार्माकोपिया के अंदर, जहां पर उसे ज़ूडैन पिल का फार्मूला मिलता है। तो वो कहता है मुझे मिल गया, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। तुम्हारा फेंगाओ से कहता है कि मास्टर जी तो बहुत ज्यादा आसान है, इसके लिए तो मुझे बस 3 जड़ी बूटियों की जरूरत है। और इसी के साथ उसकी मास्टर वहां से गायब हो चुकी होती है। तुम्हारा फेंगाओ कहता है तो मास्टर फिर से यहाँ पर से चली गई। मास्टर अचानक मुझे बीच में छोड़कर चली जाती है। लेकिन खैर अब जबकि फार्माकोपिया मुझे मिल चुका है, मुझे रेसिपी के बारे में पता है, तो मुझे बस यहाँ पर बाजार में जाकर इंग्रेडिएंट्स को खरीदना होगा और उसके बाद मैं ज़ूडैन पिल बना सकता हूँ। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मार्केट का दिखाया जाता है। तो हमारा फेंगाओ मार्केट चला जाता है ताकि वहाँ पर से जाकर जड़ी बूटियां खरीद सके। तो बाजार में काफी ज्यादा रश होता है, सभी लोग वहाँ पर खरीदारी कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारे फेंगाओ को दिखाते हैं जो कि एक शॉपकीपर के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50 गोल्ड कॉइंस हैं, क्या तुम इनके बदले में ये तीनों जड़ी बूटियां मुझे दे सकते हो? उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मुझे जानी पहचानी लगती है, लगता है कि तुम फैंग फैमिली के यंग मास्टर हो। तो फिर ठीक है मैं 50 गोल्ड कॉइंस में तुम्हें ये दे दूंगा, वैसे मैं 80 में इसको सेल करता। फेंगाओ से कहता है कि बॉस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारे फेंगाओ को पीछे से आवाज आती है, कोई आता है और उसे कहता है देखो तो यहाँ पर फैंग फैमिली का सबसे महान कचरा यहाँ पर अपने लिए जड़ी बूटियां खरीद रहा है। अब उसका साथी उसे कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि आपने ये खबर नहीं सुनी, अब इसका फादर फैमिली का पैट्रियार्च नहीं रहा, इसका मतलब यह है कि ये भी उस फैमिली का यंग मास्टर नहीं रहा। ये लड़का यंग मास्टर जैंग होता है। तो यंग मास्टर जैंग कहता है कि मुझे तो इस खबर के बारे में पता ही नहीं चला, किसी ने मुझे ये न्यूज़ क्यों नहीं दी। अब जरा देखो तो सही, इसका बाप और फैमिली का पैट्रियार्च नहीं रहा, जिसकी वजह से इसे मुफ्त की जड़ी बूटियां और पिल्स नहीं मिल सकती। इसी वजह से ये खुद से यहाँ पर जड़ी बूटियां और पिल्स खरीदने के लिए आया है। बाकी ये सभी लोग भी भागते वहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों में फाइट होने वाली है। वो कहते हैं देखो यहाँ पर यंग मास्टर जैंग कोई और दूसरी तरफ से फैमिली का यंग मास्टर फेंग हाओ, दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं। चलो काफी ज्यादा मजा आएगा, देखते हैं कौन यहाँ पर फाइट को जीतेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 05 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इन दोनों में से फाइट को कौन जीतेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।